हमने कोविड महामारी का दौर देखा जब देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के तमाम हेल्थ केयर सिस्टम चरमरा गए थे। इससे हमें ये समझ आया कि देश में हेल्थ केयर सिस्टम में काफ़ी सुधारों की आवश्यकता है। ऐसे में देश के युवाओं को इस सेक्टर में आगे बढ़कर योगदान देने की ज़रूरत है। उनका मेन मकसद ये होना चाहिए कि ना सिर्फ पैसा कमाना उनका उद्देश्य होना चाहिए, बल्कि ज़मीनी स्तर पर समाज के हर तबके तक पहुँचकर उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएँ मुहैया कराएँ। तो ऐसे युवाओं की ज़रूरत है और आज के हमारे इस इंटरव्यू में एक ऐसे ही मेहमान हमारे साथ शामिल हैं। एमएस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूशंस और अपने एनजीओ के ज़रिए ये लोगों की मदद करते हैं। कोविड के दौरान भी इन्होंने हॉस्पिटल सेटअप किया और लोगों की मदद की। तो अभी हमारे साथ एमएस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के ट्रस्टी वैभव सक्सेना जी हैं। तो आगे की बातचीत हम उन्हीं से करते हैं, उनके इंस्टीट्यूशन और उसके कार्यक्षेत्र के बारे में उनसे जानते हैं। तो सबसे पहले वैभव जी, आपका स्वागत है ललन टॉप में। आप अपना परिचय दीजिए, अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में बताइए, उसका कार्यक्षेत्र क्या और कब से शुरुआत हुई आपके इस हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन की। मेरा नाम वैभव सक्सेना है। एमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड चैरिटेबल हॉस्पिटल के एज ए ट्रस्टी पद पे हम कार्यरत हैं। एमएस ग्रुप ऑफ चैरिटेबल हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूशन 1998 से शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार कार्यरत है और आगे आने वाले समय में हम लोग और भी चीज़ों में कार्यरत होने जा रहे हैं, जैसे कि ब्लड बैंक हुआ, टेलीमेडिसिन सेंटर्स हुआ, इससे रिलेटेड भी चीज़ें हम और बढ़ा रहे हैं। ओके, तो आपने बोला पहले आप शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत थे, फिर हेल्थ केयर सेक्टर में। तो क्या ये कोविड के दौरान ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई या उससे पहले से ही, मतलब इसकी शुरुआत किस समय से हुई आपके हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन की? मैम, हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन की शुरुआत 1998 से हुई। इंस्टीट्यूशन शुरू करने में हमारे फादर का सबसे बड़ा रोल था। 1988 में हम लोगों का इंस्टीट्यूशन शुरू हुआ और हमारा जो इंस्टीट्यूशन था मेनली दो चीज़ों पे अधिकतर कार्यरत करता था। एक तो CMSCD कोर्स पे ज़्यादातर कार्यरत करता था और दूसरा नेचुरोपैथी कोर्स। उस टाइम नेचुरोपैथी कोर्स में तो एक DNYS कोर्स होता था, उसी पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते थे। अब आप देख रहे होंगे जैसे BNYS कोर्स आ गया है, बैचलर कोर्सेज नेचुरोपैथी में बढ़ते जा रहे हैं या PG कोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं, तो हम लोग नेचुरोपैथी पे अधिकतर ज़्यादातर ध्यान दे रहे हैं। जी, आपने कोर्सेज का जिक्र किया, तो मतलब जिन कोर्सेज का नाम लिया, इसके अलावा क्या क्या कोर्सेज हैं आपके इंस्टीट्यूट में? मैम, बेसिकली हम लोगों के इंस्टीट्यूशन में CMSCD है, BNYS है, BPT है, BMLT है और टेलीमेडिसिन, ये मेन कोर्स हम लोगों के इंस्टीट्यूट में कराए जाते हैं। अच्छा, आपने जिक्र किया BNYS कोर्स का, ये चर्चा में है क्योंकि इसे शायद MBBS के समकक्ष माना जाता है और इसमें शायद आपको एग्ज़ाम, मतलब इस कोर्स के बारे में आप बताइए। नीट का एग्ज़ाम। हाँ जी, तो क्या नीट के एग्ज़ाम की ज़रूरत है इस कोर्स में या इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है इस कोर्स के में? BNYS कोर्स का मतलब होता है बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी। ये नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस का कोर्स होता है, 5.5 साल का ये कोर्स होता है और ये कोर्स समकक्ष MBBS इसलिए माना जाता है कि अगर आप गवर्नमेंट भी कहीं वर्किंग आप कर रहे हैं तो सेम ही सैलरी रहती है। जो आयुष डॉक्टर्स की सैलरी रहती है वही एक MBBS डॉक्टर की सैलरी रहती है, समान ही चीज़ें सारी दी जाती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सबसे बड़ी इस कोर्स में अभी नीट की रिक्वायरमेंट नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नीट के नियम नहीं है कि कंपलसरी नीट पास आउट ही बच्चा इस BNYS कोर्स को कर सकता है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार चर्चा करते रहते हैं योग पे, नेचुरोपैथी पे, तो उनकी वजह से ये कोर्स काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। कि आज की डेट में आप देख रहे होंगे अधिकतर मोस्टली आज की डेट में अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है वो सोचता है कि उसे एलोपैथिक गोली ना खानी पड़े। इनफैक्ट अगर फीवर भी आता है तो सोचता है पहले यार देखते हैं, खुद का घर का ट्रीटमेंट करके देखते हैं, सही हो जाते हैं, उसके बाद नहीं सही होता है तो फिर एलोपैथिक ट्रीटमेंट शुरू करता है। तो नेचुरोपैथी कॉन्सेप्ट ही यही है कि रोग से पहले रोग का निवारण, मतलब आपको बीमार ही नहीं होने देगा। आप कोई भी चीज़ें, जैसे एलोपैथ में आप मेडिसिन के एडिक्टेड हो जाते हैं, लेकिन नेचुरोपैथी जो है आपकी लाइफ जो है एकदम सेट रखता है कि सुबह उठना है, सुबह क्या खाना है, सुबह से लेकर शाम तक आप एक बिजी शेड्यूल में रहते हैं और डाइट कॉन्सेप्ट भी रहते हैं। ओके, आपने कहा कि इस कोर्स को करने के लिए नीट एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, तो फिलहाल क्या क्वालिफ़िकेशन अगर किसी को ये कोर्स करना हो परस्यू? इस कोर्स को अगर करना है तो कंपलसरी 12th में PCB होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। ये बायोलॉजी पास आउट बच्चे ही कर सकते हैं और गैप ईयर ना हो तो और बेटर है। फ़िलहाल अभी तो हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जिनकी एज 40 साल या 50 साल तक भी है, वो भी नेचुरोपैथी का कोर्स कर रहे हैं। तो मेनली जो है 12th PCB होना ज़रूरी है। ठीक है, और तो इसके बाद इस कोर्स को कंप्लीट करने का समय क्या है और करियर ऑप्शंस क्या बनते हैं? इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए 5.5 साल आपको समय देना पड़ता है। 4.5 साल आपका जो रहता है
शिक्षा क्षेत्र रहता है और 1 साल का जो रहता है आपकी इंटर्नशिप रहती है। इंटर्नशिप इसकी 2 पार्ट में होती है, यानी आपका आधे 6 मंथ ईयर जो रहता है वो नेचुरोपैथी रहता है और 6 मंथ आपका जो रहता है एलोपैथिक और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से रिलेटेड रहता है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपके पास कैरियर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी आज की डेट में तो एक जैसे आपका भी चैनल यूट्यूब पे है, तो यूट्यूब एक बहुत बड़ा क्षेत्र है इसका, कि अगर आपके अंदर अच्छी क्वालिटी है तो अपना एक आप चैनल भी सेटअप कर सकते हैं। चैनल के माध्यम से बाहर के जो बच्चे हैं, जैसे हमारे यहाँ नेचुरोपैथी सबसे ज़्यादा जो फेमस है ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो कनाडा में फेमस है। कनाडा के लोग नेचुरोपैथी पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो आप वहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। गवर्नमेंट में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डिपार्टमेंट होता है, वहाँ से भी नौकरी इसकी जॉब्स आती हैं, तो वहाँ पे आप सरकारी जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट में NGOs चल रहे हैं, उस NGOs में जाके आप वर्क कर सकते हैं, या खुद का एक सेटअप सेंटर आप डाल सकते हैं जिसमें आपका सुरोधारा शुरू कर सकते हैं, पंचकर्मा आप शुरू कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आप सारी चीज़ें शुरू भी कर सकते हैं। मतलब कैरियर ऑप्शन इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं और सरकारी नौकरी के चांसेस अभी BMS और BUMS से तो ज़्यादा ही हैं, क्योंकि नेचुरोपैथी का सेटअप अभी उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश में इसका निर्देशालय भी बन रहा है, आयुष यूनिवर्सिटी भी बन रही है, तो वहाँ पे नेचुरोपैथी की रिक्वायरमेंट अधिकतर ज़्यादा है। आपने BNYS कोर्स के बारे में बताया, इसके अलावा आप CMSED कोर्स का जिक्र कर रहे थे, ये कैसे अलग है BNYS कोर्स से? CMSED और BNYS दोनों एकदम डिफरेंट कोर्स हैं, डिफरेंट बॉल गेम है। CMSED बेसिकली कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एंड एसेंशियल ड्रग्स कोर्स इसका नाम है, और ये रूरल में जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, रूरल में जो गांव में लोगों की सेवा कर रहे हैं, सेवा प्रदान कर रहे हैं, तो उनके लिए कोर्स ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि कहीं ना कहीं गांव में बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, समस्या आती, लैक ऑफ नॉलेज है, तो इस कोर्स को कंपलसरी उन लोगों को करना चाहिए, क्योंकि मेडिकल से रिलेटेड टर्म्स जो रहते हैं वो CMSED में आपको पढ़ाए जाते हैं। बाकी रूरल में जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए लीगली कोर्स है, आराम से बैठ के वो ये कोर्स कर सकते हैं। तो इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या है और इसमें बेसिकली क्या पढ़ाई कराई जाती है और क्या करियर ऑप्शंस इसके बाद बनते हैं? ये कोर्स बेसिकली 2 साल का है। 1 साल 6 महीने का कोर्स रहता है और 6 महीने के बाद इसकी इंटर्नशिप रहती है। कंप्लीट मिला के 2 साल का कोर्स रहता है। कोर्स में आपको बेसिकली जो पढ़ाया जाता है वो बेसिकली मेडिसिन्स के बारे में पढ़ाया जाता है, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड चीज़ें आपको बताई जाती हैं, और एक प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती वो चीज़ आपको पढ़ाई जाती है। और कैरियर ऑप्शंस इसके यही हैं कि आप अपना रूरल में कहीं प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, बैठ के चिकित्सा प्रदान कर सकते हैं, किसी हॉस्पिटल्स में आप वर्क कर सकते हैं, ये सब आपके पास कैरियर ऑप्शंस रहते हैं इसमें। वैभव जी, आपके इंस्टीट्यूट में अगर कोई बच्चा कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस है? अगर हमारे इंस्टीट्यूट में अगर कोई बच्चा कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए हमारे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकता है। हम लोगों का नंबर है 8929100605, इस पे कॉल कर सकता है, या हमारी वेबसाइट पे जा सकता है www.msngo.in, या इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल है MS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के नाम से, उस पर जाके भी हमें मैसेज डायरेक्ट कर सकता है। जी, आपका MS ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूशन है, आपने अभी बताया था कि कोविड के दौरान आप लोगों ने एक अलग से हॉस्पिटल भी सेटअप किया था, तो आपके हॉस्पिटल में क्या क्या सर्विसेज या सेवाएं दी जाती हैं? ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए ही है या शहरी क्षेत्र में ही है इसका? एक कंप्लीट हॉस्पिटल है हम लोगों का, और रूरल और अर्बन मिक्स पॉपुलेशन के बीच में बख्शी तालाब क्षेत्र एक पड़ता है, लखनऊ से तकरीबन 22 किलोमीटर की दूरी पर सीतापुर मार्ग पे। चंडिका देवी मुड़ने के लिए जब मुड़ते हैं वहीं पे ही हमारा अस्पताल है, MS ग्रुप ऑफ चैरिटेबल हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूशन, जिसको मोस्टली लोग MSGC हॉस्पिटल के भी नाम से जानते हैं। कंप्लीट हॉस्पिटल है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, डायग्नोस्टिक है कंप्लीट, बाकी डॉक्टर्स हैं, MD डॉक्टर्स हैं, गायनी डॉक्टर्स हैं, MS डॉक्टर्स हैं। तो हम लोग जो अभी ट्रीटमेंट प्रदान करते हैं वो रूरल के लोगों को अधिकतर प्रदान करते हैं, और हमारे ANC कार्ड्स भी रहते हैं। जैसे एक बार कोई पेशेंट आता है तो उसका हम लोग ANC कार्ड बना देते हैं, वो 50 रुपये का मात्र कार्ड रहता है, फिर उसकी 1 साल तक OPD फ्री हो जाती है। गायनी की OPD 1 साल तक आप फ्री दिखा सकते हैं। तो रूरल्स में होता है कि महिलाओं के पास गायनी की समस्या ज़्यादा होती हैं और वो जा नहीं पाती हॉस्पिटल, क्योंकि हस्बैंड जो होता है काम करता है, उससे ज़्यादा डॉक्टर की फ़ीस दे दी जाती है, तो ये उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। जी, तो आपने डायग्नोस्टिक सेंटर का भी जिक्र किया, वहाँ क्या सर्विसेज दी जाती हैं? डायग्नोस्टिक सेंटर में हमारा अल्ट्रासाउंड है और एक्सरे है,
और बेसिकली ये जो अल्ट्रासाउंड और एक्सरे है इसमें भी हम लोगों ने एएनसी कार्ड सप्लाई कर रखे हैं कि एएनसी कार्ड आप अपना बनवा लीजिए, अल्ट्रासाउंड भी आप करा सकते हैं उससे और एक्सरे भी करा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोगों के जो डॉक्टर हैं वो डीएनबी रेडियोलॉजिस्ट हैं, तो आसपास के क्षेत्र में कहीं मिलेंगे भी नहीं। मान के चलिए 30-40 किलोमीटर की तो रेंज में डॉक्टर वैसा नहीं मिले, तो रिपोर्टिंग अच्छी रहती है जिससे समस्या का निवारण हो जाता है पेशेंट की। जी, आपके हॉस्पिटल और आपके इंस्टीट्यूट को तमाम अवार्ड्स मिल चुके हैं, तो उसके बारे में आप बताइए। मैम ये अवार्ड जो हम लोगों को मिले थे, ये कोविड के दौरान भी अधिकतर अवार्ड्स मिले थे, क्योंकि कोविड के टाइम में हम लोगों ने एक कोविड हॉस्पिटल ही पूरा सेट कर दिया था 50 बेड का, क्योंकि हॉस्पिटल हम लोगों का अंदर था और स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा था, तो एक कोविड सेटअप ही हम लोगों ने पूरा कर दिया था। तो उससे गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई थी, क्योंकि उस टाइम 50 बेड का हॉस्पिटल एक बहुत बड़ी चीज़ थी। तो उसके लिए गवर्नमेंट्स की तरफ से भी काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं और मीडिया से भी हमें काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं, जैसे इम्पैक्ट अवार्ड मिला है, एक्सेलेंट टीटी अवार्ड्स मिला है, और भी तमाम तरीके के अवार्ड्स हम लोगों को मिले हैं। उस समय आप ज़मीनी स्तर पे उस चीज़ को देख रहे थे, ये भी जानकारी मिली कि आप खुद ऑक्सीजन सिलेंडर भराने तक गए थे, तो ऐसी आपने, क्योंकि वो तकलीफ़ वो समस्या सारी देखी हो, तो उस पर आपका क्या कहना है आप, क्योंकि युवा इस क्षेत्र में आ रहे हैं, आपने खुद वो चीज़ें देखी, उसमें कार्य किया, तो एज अ युवा एंटरप्रेन्योर इन हेल्थ केयर सेक्टर आप आगे आने वाले लोगों के लिए क्या कहेंगे, और प्रोजेक्ट भविष्य में आपका और क्या प्रोजेक्ट है या और किन चीज़ों? उस टाइम मैम सिलेंडर का काम इसलिए मुझे करना पड़ता था क्योंकि वो जो दौर था अप्रैल का, उस समय आप ये मान के चलिए कि कोई भी व्यक्ति जॉब जो करता था वो भी सोचता था जॉब करने के लिए कि मुझे जॉब करूं, यहाँ पे कोई समस्या तो नहीं हो जाए। लेकिन हमारा स्टाफ बढ़िया था, साथ में सपोर्ट करता था, लेकिन उनकी भी एक मतलब एक किसी स्टाफ से अगर आप काम करवा रहे हैं एक लिमिट तक ही काम करेगा, वो भी थक जाएगा। तो नाइट में, रात में जब लाइन लगती थी तो हम भी लाइन में खड़े हो जाते थे कि जिससे हमारा जो पेशेंट वहाँ पे भर्ती है उसको ऑक्सीजन मिलती रहे। और चूँकि सरकार का बहुत बड़ा धन्यवाद देते हैं कि समय पे ऑक्सीजन हम लोगों को मिलती रहे, जिससे किसी भी प्रकार की कोई समस्या हमारे यहाँ नहीं आई। जाना पड़ता था, लाइन में खड़े होना पड़ता था, कभी कभी ऐसा होता था कि रात को 9 बजे लाइन में खड़े हैं तो सुबह 9 बजे जाके नंबर आया। लेकिन हाँ ये था कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स हम लोगों को मिलते रहते थे। स्टाफ भी लिमिटेड था क्योंकि ज़्यादा स्टाफ आता नहीं था उस टाइम, कोविड के प्रोटोकॉल्स भी थे गवर्नमेंट के, तो करना पड़ता था। लेकिन अच्छी चीज़ ये कि पेशेंट सही होके जा रहे थे, ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था हम लोगों के लिए। जी, आप इस क्षेत्र में ऑलरेडी कार्यरत हैं, आगे भविष्य में आपके क्या प्रोजेक्ट हैं? भविष्य में हम लोगों का एक टेलीमेडिसिन सेंटर हर गांव-गांव में खोलना है, जैसे कि टेलीमेडिसिन के ज़रिए उन लोगों तक इलाज पहुंचे जो शहर आके इलाज अपना नहीं करा पा रहे हैं। एटलीस्ट समाधान और कंसल्टेशन तो फ्री वो लोग ले ही सकें, और जो चीज़ बड़े डॉक्टर से उनको दिखानी होती है वो वहाँ से बैठ के दिखा लें। होता क्या है कि कभी कभार अपॉइंटमेंट लेने आता है पेशेंट, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, उसके बाद भी परेशान हो जाता है। तो ऐसा सेटअप हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले 1-2 महीने में हम लोगों का शुरू हो जाएगा, जो गांव में ही, रूरल में हम लोग सेट कर देंगे, जहाँ पे जाके पेशेंट एग्जामिनेशन अपना करा सकेगा। फिर टेलीमेडिसिन के माध्यम से बड़े डॉक्टर से जुड़ जाएगा, मान लीजिए कैंसर के डॉक्टर से जुड़ सकता है, न्यूरो के डॉक्टर से जुड़ सकता है, वहीं पे ही ट्रीटमेंट पॉसिबल हम लोग प्राइमरी स्टेज का प्रोवाइड कराने के लिए सक्षम होंगे। इसके अलावा एक अभी हम लोग ब्लड बैंक का भी प्लान कर रहे हैं, एक चैरिटेबल ब्लड बैंक भी डालनी है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ब्लड बैंक अभी नहीं है। मतलब ब्लड लेने के लिए लोगों को 20 से 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तो ब्लड बैंक का प्लान है, अब देखिए जल्दी से जल्दी ये पॉसिबल हो जाए। जी, चलिए इसी के साथ हम इस बातचीत को अंत करते हैं और पूरी आशा करते हैं कि आपके भविष्य के सारे प्रोजेक्ट सफल रहें और आप इसी तरीके से इस फील्ड में अपना योगदान देते रहें। हमारे साथ थे वैभव सक्सेना जी, MS ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूशन के ट्रस्टी। आगे अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।